तो दोस्तों स्वागत है लर्निंग के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में। ये जो हेडिंग है इसको हम छोड़ते हैं यहाँ पे फिलहाल। ये जो हेडिंग है ये इस टॉपिक की है। जो ये पूरी वीडियो होने वाली है काफ़ी पूरी हम बताएंगे इस बारे में। देखिए प्रबंध क्या होता है, इसको यहाँ पर हम कहते हैं प्रबंध के सिद्धांत। जो प्रबंध होता है उसका अर्थ ये होता है कि कोई कंपनी है, इसको हम उपक्रम बोलते हैं हिंदी में, या कोई संस्थान है, या कोई कारखाना या फैक्ट्री है, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी हो, उसमें क्या होता है कि काम को करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए होता है, व्यवस्था चाहिए होती है। जो व्यवस्था स्थापित की जाती है उसको बोलते हैं हम प्रबंध करना। जैसे बोलते हैं ना, निश्चित रहिए, करते हैं प्रबंध। मतलब कोई जुगाड़ लगाते हैं, कोई हिसाब बनाते हैं, यहाँ पर कोई ऐसे सिद्धांत हैं, कोई ऐसे तरीके हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं काम को करने के लिए, उसी को हम यहाँ पर जो है प्रबंध कहते हैं। अब प्रबंध के सिद्धांत जो यहाँ पे सिद्धांत है वो अलग अलग होते हैं, और प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं जिनको कई हिसाब करना पड़ जाता है यहाँ पर। इसका विकास भी अलग अलग रूप से होता है यहाँ पर। और जो हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, ये जो सिद्धांत है उनके अर्थ को देखेंगे, और साथ में हम यहाँ पे शास्त्रीय जो सब प्रबंध का सिद्धांत है उसको ही पढ़ेंगे। तो शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। अगर आपको लग जाए कि वीडियो काम की है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहले हम जानते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ होता क्या है यहाँ पर। क्या होता है कि किसी संस्थान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शासकीय किए प्रबंधकीय क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु जिन आधारभूत नियमों का उपयोग किया जाता है उसे प्रबंध का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। कई बार आप देखेंगे अपनी किताबों के अंदर जहां पढ़ते होंगे वहां लिखा होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो सेम है, दोनों चीजें सेम होती हैं यहाँ पर। जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हम वहाँ क्या बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब जब बात करते हैं कि उसका आधारभूत ढांचा कैसा है, तो ढांचे के अंदर ये चीजों को हम परखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांतों का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, कैसे वो प्रबंध कर रहे हैं। तो प्रबंध की बात करी तो प्रबंध का सिद्धांत यहाँ पर अपने आप ही लग जाता है। यानी कि इसका जो मैंने बड़ा ऊपर क्या मतलब है कि किसी संस्थान, कंपनी हो, या फिर कोई कोई समझ कारखाना हो यहाँ पर, मतलब बड़ी नेशनल कंपनी हो यहाँ पर, उसमें क्या है कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ये उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कंपनी का ये है कि भाई कंपनी को जो मुनाफा है वो अर्जित करना होता है, पैसा कमाना होता है। और ये जैसे जो होता है ये सामूहिक होता है, जो कंपनी में लोग काम करते हैं सबका ये उद्देश्य होता है कि भाई पैसा हम मोटा पैसा कमाएं, खूब पैसा कमा सकें यहाँ पर। तो इसके लिए क्या होता है, क्या करते हैं यहाँ पे, प्रबंधकीय क्रियाओं को करते हैं। प्रबंधकीय क्रियाएं क्या होती हैं, कोई सामान बनाना है वहां पर कंपनी में, कोई सुविधा देनी है यहाँ पर, उसको करने के लिए जो यहाँ पे जो चरणों का इस्तेमाल करते हैं वो होती है प्रबंधकीय क्रियाएं। मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ, मोबाइल वाले में लेता हूँ, मैं आता तो मेरे कॉमन सा हो गया अभी ये। एक कंपनी मोबाइल बनाती है, यहाँ पर अलग अलग हमने कहा कि क्या है, यहाँ पे सीईओ हो गया, मुख्य कार्यकारी होता है कंपनी में, जो होता है 3 स्तर खास तौर पे होते हैं। तो इसमें क्या है, ये हो गया मुख्य आपका कार्यकारी, ये आपका जो सुपरवाइजर है हो गया, फिर इसके बाद जो आते हैं कर्मचारी होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हमने 3 हिस्से कर लिए इसके अंदर। ये क्या करा हमने, प्रबंधकीय कार्यों को समझने के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या है कि नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हम, तो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है क्योंकि अलग अलग काम बटे जाते हैं यहाँ पर। एक क्रिया यहाँ पर ये है कि बनाना किसी चीज को, एक क्रिया यहाँ पे क्या है, बेचना, एक क्रिया यहाँ पे क्या है, प्रचार करना है उसका। तो ये जो चीजें होती हैं जो इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे नियमों का, और जो प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ढांचे का, वो इस तरह से यहाँ पर होता है कंपनी के अंदर। ये सीईओ हो गया आपका, ये तो यहाँ पे आपके जो सुपरवाइजर होते हैं या मैनेजर होते हैं फिर। और यहाँ पे जो हो गया हमारा, ये हो गया आपका जो वर्कर हो गए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये मैनेजर हो गया, मैनेजर के अंडर आपके सुपरवाइजर हो गए, सुपरवाइजर के अंदर बहुत से जो कर्मचारी है वो यहाँ पर हो गए अलग अलग काम करने वाले। तो ये कुछ ढांचा होता है किसी भी संगठन का। अलग अलग संगठन जो होते हैं उनके हिसाब से बदल जाता है यहाँ पे, कई बार मैनेजर नहीं भी होता, कई बार जो मैनेजर होता है सुपरवाइजर नहीं होता, वहां पर इस तरह का हिसाब होता है। छोटी बड़ी कंपनी जो होती है उस हिसाब से वो एडजस्ट कर लेते हैं। इनके आधार पर प्रबंधक, प्रबंधक कौन है यहाँ पर, सीईओ हो गया कंपनी का, यानी कि मुख्य कार्यकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं इसको, मुख्य कार्यकारी प्रबंधक। और अपने संस्था के भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, और साथ ही इन सिद्धांतों को ध्यान में रख के आगे होने वाली छोटी बड़ी गलतियों से बच सकते हैं।
जब ये सिद्धांतों को वो इस्तेमाल करेंगे अपनी कंपनी के अंदर, तो वो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो कल्पना है करेंगे भाई हमारी कंपनी है वो तरक्की करेगी या कैसे कर पाएगी, इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके। और जब सिद्धांतों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, भाई छोटी बड़ी जो गलतियां हो जाती हैं काम करने में वो नहीं होंगी। इससे क्या है, कंपनी को नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात ये है, कंपनी का काम जल्दी होगा तो मुनाफा बढ़ जाएगा उसका अपना। इस बारे में एडविन बी फिलोप कहते हैं, फिलोप्पो कहते हैं यहाँ पर, प्रबंध का सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है और इस ये कारण एवं परिणाम में संबंध को स्थापित करता है। अब ये समझने वाली बात है, जिन्होंने कहा ये तो आसान है कि भाई क्या है, ये आधारभूत सत्य, ये तो सत्य है, कंपनी के अंदर प्रबंध तो होता ही होता है। यह क्या है कि कारण और प्रबंध जो परिणाम है उनमें संबंध स्थापित करता है। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी में कोई काम हो रहा है, उसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, यहाँ पर कोई खराबी हो गई, उसका उद्देश्य क्या है, उसके जो परिणाम निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, फिर जो परिणाम निकलेंगे उनसे बचने के लिए जो हम सिद्धांतों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके क्या परिणाम निकलेंगे यहाँ पर। तो इसका जो संबंध स्थापित करना होता है इसी को हम बोलते हैं प्रबंध के सिद्धांत। और डैनियल ने कहा इस बारे में, प्रबंध के सिद्धांत सामान्यतः वैधता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणाम परिणामों का पुनर्नुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। ये क्या है, यहाँ पर जो कोई कंपनी है उसके क्या होते हैं, ये सत्य होता है कि कंपनी में ऐसा होता है ये चीजों का। और जो प्रबंधकीय क्रियाओं, जो हम बात करते हैं ना अभी कि भाई प्रबंधकीय क्रिया क्या होती है, बेचना, बनाना, प्रमोट करना इस चीज को, तो उनका हम अनुमान लगा पाते हैं कि भाई क्या होगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। अब इसकी बात कर लें पहले, जब हम जाने से पहले सिद्धांत क्या है, कौन कौन से इसके अंदर अलग अलग यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पर अलग अलग जो उसकी विचारधाराएं हैं, उससे पहले देखते हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं। प्रबंध के सिद्धांत को लागू करने से पहले जरूरी है जान लें उनकी विशेषताएं, वरना क्या है भाई अंधेरे में चीज चलाना जैसा बिल्कुल हो जाता है हमारे पास। पहली विशेषता यहाँ पे क्या है कि ये मानवीय व्यवहार से संबंधित है, क्योंकि जो काम करता है कंपनी में मानव ही करता है। मशीन चाहे कितनी भी लगा लो, मानव तो लगाना पड़ेगा, मतलब जो इंसान है उसको तो काम पे लगाना पड़ेगा ही आपको। फिर क्या है, ये सिद्धांतों से अलग है, नियमों से भी, जो नीतियां हैं उनसे भी अलग होते हैं यहाँ पे। अब समझाता हूँ मैं इस बारे में आपको। क्या है कि ये जो सिद्धांत है, प्रबंध के सिद्धांत क्या है, ये मानवीय व्यवहार से संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं इसके अंदर, क्योंकि इंसान जो प्रबंधक होता है कंपनी का उसमें काम करता है। प्रबंध क्या है, यहाँ पे बनाना, बेचना, जो भी काम करना होता है कंपनी में, ये जो सेवाएं दी जाती हैं, जो कॉल सेंटर होते हैं, प्रबंध किया जाता है ये काम करो उसके अंदर। तो जो मान लीजिए कि प्रबंध क्या है वहां पर, जो लोग हैं उनको सुविधा प्रोवाइड करना अपनी, मतलब सब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो सेवा दे रहे हो वो देना उनको वहां पर। और उसके लिए कर्मचारियों को लगाना, पैसा इकट्ठा करना, प्लानिंग करना, योजना बनाना ही कहता है प्रबंध करना। ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर मूल रूप से मानव प्रबंध किया जाता है। मतलब क्या है, जो कंपनी में लोग काम कर रहे होते हैं उसका ही हम प्रबंध कर रहे होते हैं, कि जो लोग हैं उनसे कैसे काम करवाया जाएगा और लोगों को कहाँ से लाया जाएगा, कहाँ से उनको जो भत्ता है, सैलरी है वो दी जाएगी। प्रबंध के सिद्धांत मानवीय व्यवहार से प्रभावित होते हैं और यह इसकी अहम विशेषता होती है। जो इंसान का व्यवहार होता है उससे ही प्रभावित होते हैं। जो अगर मान लो आपको सुपरवाइजर है या टीम लीडर है या मैनेजर है, अगर वो आपको परेशान कर जाए काम की नहीं बार बार, और वो काम आपका है नहीं, या फिर ऐसा है कि दूसरा काम आप कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका जो व्यवहार है बदल जाएगा, फिर वो काम आप बहसबाजी करके करोगे ही नहीं, उल्टा या तो खराब कर दोगे उस काम को। इसलिए क्या है, ये जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो इसको ध्यान रख के बनाए जाते हैं। दूसरा है यहाँ पे, सिद्धांत नियमों से अलग होते हैं। नियम क्या होते हैं, जो कंपनी तय करती है। सिद्धांत क्या है, सिर्फ ये मार्गदर्शन करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जो नियम है वो उनको मानना अनिवार्य है, वरना आपको सजा मिलेगी, कंपनी में नौकरी से निकाल देंगे, कार्रवाई हो जाएगी आपके खिलाफ कंपनी के अंदर ही। बाकी जो सिद्धांत है वो एक दिशा दिखाते हैं कि आप ऐसे काम कर सकते हो, करना चाहिए फिर। दूसरा क्या है, नीतियों से भी ये अलग होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत अनुभव, शोध और प्रश्न के आधार पर निर्धारित कार्य एवं विचार के आधार पर के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, जबकि नीतियां किसी संस्था द्वारा निर्धारक मार्गदर्शक होती हैं। देखो क्या होता है, कंपनी ने कोई नीतियां बनाई, उन्होंने प्लान करा कि उनको ये काम करना है तो करना ही है यहाँ पर। मतलब क्या है कि ये निश्चित है, ये होगा। जो सिद्धांत है वो क्या होता है कि भाई किसी कंपनी में काम चल रहा था, कोई आदमी वहां पे काम करता, उसने चेक करा, हाँ भाई ये आदमी काम कर रहा है, जो सुपरवाइजर है इसको परेशान कर रहा है, इसकी बात को समझ नहीं रहा, तो ये बात को लिख लिया उसने या समझ लिया उस बात को।
तो ये अनुभव हो गया, शोध हो गया। फिर उसने क्या कहा, जो सुपरवाइज़र थे उससे कहा भैया प्यार से बात कर लिया करो, थोड़ी-सी हेल्प कर दिया करो, चाय-पानी पूछ लिया करो। ये क्या हो गया, प्रशिक्षण कर लिया उसने इस पर, परीक्षण कर लिया उसके बाद फिर उसने वहाँ से अनुभव करा और शोध करा। तो यहाँ पे उसने बात पाई कि हम ऐसा अगर काम करेंगे तो ये चीज़ होगी, मगर जो कंपनी की नीतियाँ वो तो उसको मानेंगी नहीं, ज़रूरी थोड़ी ना है मान लें। तो यहाँ पर क्या है कि कंपनी के ऊपर है इस चीज़ को मानती है कंपनी या नहीं मानती है। मतलब जो डिपार्टमेंट जो भी काम हो रहा है वहाँ पर, जिनके आधार पर संस्थाओं में निर्णय लिए जाते हैं, नीतियाँ सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। इस प्रकार से प्रबंध के सिद्धांत एवं नीतियों में आधारभूत अंतर पाया जाता है। अब देखते हैं इनके हम लक्षण क्या है, प्रकृति क्या होती है। ये गतिशील होते हैं, जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, जैसी परिस्थितियाँ, जैसा समय बदल जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो कंपनी में सुपरवाइज़र है, अगर उसका मिजाज बदल गया है, मूड अच्छा है उसका, तो जो कर्मचारी है वो अच्छे से काम करेगा। तो सिद्धांत जो है वहाँ पे बदल जाएगा बिल्कुल ही। अगर सुपरवाइज़र जो है वो गुस्से में है, कर्मचारी ने कोई काम खराब कर दिया तो क्या होगा, उसका व्यवहार जो है बदल जाएगा यहाँ पर। तो क्या है, सिद्धांत जो है बदल जाएगा। मतलब क्या है कि ये परिवर्तित होते रहते हैं। और दूसरा है ये लोचनशीलता, इनको परिवर्तित किया जा सकता है समय समय के अनुसार यहाँ पर। फिर आता है कारण एवं परिणाम का संबंध। ये बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही कि कारण क्या है, को कैसे संबंध का स्थापित होता है। या पीछे देख लेना मुड़ के वापस से वीडियो को, मतलब पीछे करके देख लेना वापस से वीडियो को। अब आता है यहाँ पर अनिश्चितता। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि प्रबंध के सिद्धांत अनिश्चित होते हैं, इस पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, अतः परिस्थितियों के अनुसार लागू करने अथवा न करने का निर्णय लिया जाता है। ये जो होते हैं ये अनिश्चित है, तय नहीं है कि ऐसा ही होगा। अगर मान लो मैंने कोई सिद्धांत का इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है मान्य ना रहे वहां पर। जैसे हमने कहा कि कंपनी के अंदर हमें जो लोग हैं, लेबर हैं, मिक्स कर डालो इनको, फिलहाल लेबर भरी पड़ी है, जिससे चाहो जो चाहो काम करवा लो। अब परिस्थितियां ऐसी है नहीं, जो लेबर वो काम करना चाहती है सही से, इस तरह से वो चाहते हैं कि सही से काम हो, तो इससे क्या होगा, काम खराब हो जाएगा कंपनी का। यानी कि ये निश्चित है, हिसाब होता है इसका इस तरह से। फिर आता है यहाँ पर आधारभूत लेकिन अंतिम नहीं। ये आधारभूत है, क्या है, ये सामाजिक विज्ञान का एक सिद्धांत है। इसमें हम भाई अनुभव करते हैं, शोध करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो ये क्या होता है कि जो अनुभव है वो अलग अलग है, हर कंपनी में अलग अलग है। और हर कंपनी में क्या होता है, नए सिद्धांतों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत एक बार तय हो गया, जरूरी नहीं है वो हमेशा बरकरार रहे, वो बदल भी सकता है यहाँ पर, ये सी प्रकृति होती है। फिर आता है सर्व प्रयुक्त, कि हर कंपनी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। मगर ये नहीं है कि एक कंपनी में चिप्स बन रही हैं, वहां पर आप जो मोबाइल फोन बनाने का सिद्धांत इस्तेमाल कर लोगे वो चलेगा नहीं वहां पर। हाँ, जो मिलता जुलता थोड़ा सा सिद्धांत सिद्धांत जो है वो इस्तेमाल हो सकता है काफी हद तक, मगर एक जैसा नहीं है। अब एक कंपनी है जिसका काम यहाँ पर क्या है, कॉल सेंटर मान लीजिए है, बड़ा कंपनी की काम करती है यहाँ पर। ठीक है, जैसे टाटा कंपनी के आते हैं यहाँ पर, टीएससी जो है, टीसीएस जो है। अब मान लीजिए एक कंपनी सेवाएँ प्रदान कर रही है लोगों को, और एक कंपनी क्या है कि सामान को बेच रही है। तो जो उनका ढाँचा है ना, वो कहीं भी कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या है, इनमें परिवर्तन हो सकता है यहाँ पर। सामान्य मार्गदर्शन करते हैं ये, मतलब क्या है ये, दिशा निर्देश होते हैं, परंतु पूर्व निर्मित सिद्धांत समाधान नहीं बताते। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो गड़बड़ हो सकती है, बता सकते नहीं क्या गड़बड़ हो जाए। हो सकता है गड़बड़ जो बताई गई हो वो ना हो, दूसरी गड़बड़ हो जाए इसके अंदर। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि जब हम सैलरी बढ़ाएँगे, तो जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर वो लगन से काम करेंगे। क्या गारंटी है भाई वो कर लेंगे? हो सकता है वो फिर भी वो आलसी बने बैठे रहें वहाँ पर। तो उसमें बदलाव यहाँ पर हो सकता है इसके अंदर। फिर आता है यहाँ पे आकस्मिक, ये आकस्मिक होते हैं जिनका प्रयोग विद्यमान परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार इसका काम इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्व। इसकी हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी सिद्धांतों की यहाँ पर? क्योंकि हमने समझा पीछे परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं यहाँ पर। इसलिए कंपनी में कोई गड़बड़ ना आए, जटिलताएँ ना आए, काम अच्छे से हो सके, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ा थी सिद्धांतों की यहाँ पर। तो देखते हैं क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर। कार्य कुशलता में वृद्धि होती है इससे। इससे क्या होता है, जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, सीईओ जो सीईओ है से लेके सुपरवाइजर, मैनेजर, और जो कंपनी में जो लेबर है या जो एम्प्लॉइज है यहाँ पर, वो सब यहाँ पर क्या है, अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो जो कार्य कुशलता है उसमें क्या होती है, यहाँ पे वृद्धि होती है। हमने जैसे सीईओ है, इसने क्या करा, यहाँ पे तीन यहाँ पर मैनेजर या सुपरवाइजर कंपनी के अंदर है, तीनों को अलग अलग काम बांट दिए, यानी कि क्या है, काम का भार एक आदमी के ऊपर नहीं बना पड़ा यहाँ पर। ये जो होगा सीईओ, ये बनाएगा
लंबे दूरी के मतलब ये बनाएगा काफ़ी जो आगे तक प्लानिंग करेगा यहाँ पर ये, काफ़ी समय की प्लानिंग करेगा भई, अब 10 साल की प्लानिंग कर देगा ये, प्लानिंग कर देगा 5 साल की, भाई कंपनी इतनी ऊँचाई पहुँचेगी, ये चीज़ें बनाएँगे हम कंपनी के अंदर। मगर जो ये है, वो तो कर नहीं पाएगा इस चीज़ को। तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा छोटे-छोटे समय के बारे में, कि भैया हमें 1 महीने के लिए प्लानिंग करते हैं, हम ऐसे-ऐसे काम करेंगे। सर्दी में ऐसे काम करेंगे, गर्मी में ऐसे काम कर लेंगे, या फिर इस महीने में ऐसा काम कर लेगा, इस महीने में ऐसा काम करेंगे, त्योहार वगैरह आने वाले हैं, ऐसे काम ये प्लानिंग कर लेगा। फिर ये जो एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पर, उनसे काम करवाएगा यहाँ से इसके अनुसार। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, काम बढ़ जाएगा, तो कार्यकुशलता जो है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। जिस आदमी को जो काम करना आता हो उससे काम कराओ, इसको बनाना आता है तो उससे बनवा लो, इसको बेचना आता है तो उससे बिकवा लो सामान को, इसको प्रचार करना आता है तो उससे प्रचार ही करवाओ, दूसरा काम इसको दो ही मत यहाँ पर। इससे क्या है, कंपनी का नुकसान वरना फिर होगा। ये प्रचार करने वाला आदमी, ठीक है? इसको आदत नहीं है मेहनत करने की। मतलब जो हार्ड वर्क होता है, कहते हैं वही जो मैकेनिक वाला काम करने वाला काम है, उसको करने की आदत नहीं है। आप उससे चाहते हो कि उससे आप कोई मशीन बनवा लो बड़ी, वो कहाँ बना लेगा? उसको बनाना भी तो आता हो यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या है कि जिसको जो काम आता है उसको वो काम देके करवाएँगे तो कार्य जो कुशलता है वो बढ़ जाएगी, पहली चीज़। दूसरा है कार्य प्रणाली में विकास होता है इसका। ये इसी पे आधारित है कि जब हम काम सही से लेंगे किसी से भी, इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो काम करने वाला बंदा, एक बंदा जो काम कर रहा है, विशिष्ट काम करने वाला इंसान विशिष्ट काम को कर रहा है, तो जो कार्य प्रणाली है वो विकसित अपने आप ही हो जाएगी। फिर आता है यहाँ पे प्रशिक्षण में सुविधा। इसमें फ़ायदा क्या होता है? देखो, जैसे कि हमने इसको कहा कि तुम्हें बनाने की ट्रेनिंग देंगे मोबाइल फ़ोन हम, तो ये ट्रेनिंग ले लेगा आसानी से। अब यहाँ पे ये इंसान है, इसको हम ट्रेनिंग देने लग जाएँ, भाई ये क्या गारंटी ट्रेनिंग सही से कर पाएगा पूरी ये? हो सकता है ना कर पाई ये। हो सकता है ट्रेनिंग पूरी करने में इसको बहुत ज़्यादा समय लग जाए, मतलब क्या है कि कंपनी का जो खर्चा है, वो बढ़ जाएगा यहाँ पर। चौथा बिंदु है इसमें सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। देखिए सामाजिक उद्देश्य जो होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि समाज में जितने भी लोग सबका फायदा हो जाएगा इससे। जो उस कंपनी का समाज बना हुआ है, मतलब क्या है इसमें, कंपनी है, उसने अपना एक ग्रुप बना रखा है, जितने लोग उसमें काम करते हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, जैसे हम कहते हैं टाटा ग्रुप है, जितने लोग उसमें काम करते हैं वो समाज बन गया उनका। तो उनका उद्देश्य क्या है, कंपनी को बढ़ाना आगे। तो वो चीज़ होती है इसके अंदर, अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं सिद्धांतों को। फिर आती है यहाँ पे जटिल समस्याओं का समाधान, जो गड़बड़ें होने वाली हैं, उनका समाधान हम पहले ही कर लेते हैं इसमें। संसाधनों का अनुकूल उपयोग, इसमें क्या होता है कि भई, जैसे मैंने बताया भी आपको, ट्रेनिंग वाला बताया मैंने। हम इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भई तुम्हें टेस्ट ड्राइव की ट्रेनिंग लेनी है गाड़ी के अंदर, या तुम्हें कंपनी के अंदर कुछ एग्ज़ाम्पल ऐसे लेते हैं, भई टेस्ट ड्राइव में तुम्हें ट्रेनिंग लेनी है। मतलब तुम्हारा काम यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना लोग, तुम्हारा काम ये हो गया। इसको हम कह देंगे गाड़ी। गाड़ी को पे क्या करेगा, ये डीजल फूकेगा गाड़ी का पहले ये, गाड़ी को ठोकेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा। तो इसमें क्या है, कंपनी का क्या हो गया यहाँ पे, संसाधनों का हो जाएगा नुकसान। इसलिए क्या है कि जिसको जो काम आता है उससे वो काम करवाया, तो क्या है, कंपनी का जो संसाधन है बच जाएँगे वो यहाँ पर। 7वाँ बिंदु यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय कैसे होगा भाई, जिसको जो काम आता हो, उसको उसी काम की नौकरी पे लगाओ। दूसरा संसाधन का बचाव यहाँ पर, ये संसाधन कितने चाहिए, कितना लगाना है, ये सबकी जाँच की जाए यहाँ पे, जो इंसान का जो व्यवहार है उसको देखा जाए यहाँ पर। फिर आता है सामाजिक उद्देश्यों की और उत्तरदायित्व को पूरा करना। ये जो हमने कहा बिंदु 7 है वही पर ये आधारित है, मगर यहाँ पे उद्देश्य है, यहाँ पे क्या है, उत्तरदायित्व। मतलब जो कंपनी में लोग काम करते हैं उनके जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा किया जाना चाहिए यहाँ पर। अब बात करें जो हम इसका विकास किया है, तो शॉर्ट टर्म में बात करते हैं भाई, इसका जो एक विकास इस तरह से हुआ, शुरुआत से ही देखने को मिलता है हमें, प्राचीन काल से हिसाब इसका रहा है कि जो लोग काम करते रहे हैं, जो कारखाने चलते थे पहले ज़माने के अंदर, वहाँ पर भी दिशा देखते थे कि हम कैसे काम सही से करवा सकते हैं, कैसे काम को निकाला जा सके यहाँ पर। इसमें यहाँ पे क्या हुआ, 6 विचारधाराएँ यहाँ पे मतलब देखने को मिलती हैं हमें। पहला है प्रारंभिक और प्राचीन, ये दोनों आस-पास की हैं। और ये जो है ये आती है आपकी 19वीं शताब्दी के बाद से, जब ब्रिटेन के अंदर या फिर यूरोप के अंदर शुरुआत हुई थी कारखानों की, औद्योगिकरण की शुरुआत वहाँ पर हुई थी। इसमें क्या आती है पहले में, यहाँ से यहाँ तक आती है आपकी, ये आती है आपकी सो हम कहते हैं, और ये वाली भी साथ में इसके अंदर, ठीक है? ये आता है आपका शास्त्रीय संगठन, वो शास्त्रीय सिद्धांत आता है। ये आता है आपका प्रबंधकीय विज्ञान, मतलब यहाँ पे कहते हैं हम इसको नवशास्त्रीय, और ये आ गया आपका आधुनिक प्रबंध, इस तरह से बांट दिया गया है इसको। तो अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पे शास्त्रीय प्रबंध सिद्धांत के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकीय प्रबंध का सिद्धांत। 1 मिनट रुकिए।
शुरू करते हैं यहाँ पर से इसको एक बार और, बीच में हुआ था कुछ, फ़ोन आ गया था किसी का। ठीक है। अब जो क्लासिकल थ्योरी है या फिर शास्त्रीय थ्योरी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इसकी शुरुआत इस तरह से हुई कि जो नवशास्त्रीय थ्योरी है, जो क्लासिकल सिद्धांत है हमारा यहाँ पर, दोनों में उल्टा बोल रहा हूँ मैं। नवशास्त्रीय थ्योरी, क्लासिकल सिद्धांत। नवशास्त्रीय सिद्धांत जो है, इसकी शुरुआत होती है आपकी 19वीं शताब्दी के समय। जब यूरोप के अंदर क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आई, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी, कारखाने लगे और वहाँ पर उत्पादन होने लग गया। मगर उसमें जटिलताएँ थी बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कतें थी, कोई सिस्टम नहीं था वहाँ पे काम करने का, क्योंकि क्या था पहले कि छोटे-मोटे कारखाने हुआ करते, लोग वहाँ पे काम करते थे। अब जब बड़ी फैक्ट्री बन गई तो जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, दिक्कत ये हुई उनका प्रबंध कैसे किया जाए, उनसे कैसे काम लिया जा सके, उनकी सैलरी फिक्स करना, उनको नौकरी पे लगाना। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा प्लान नहीं था, वहाँ पर कोई ऐसा सिद्धांत नहीं था, मतलब खाका नहीं था कि उसके हिसाब से हम काम कर सकें यहाँ पर। तो यहीं पर शुरुआत होती है सिद्धांतों को खोजने की, जो ये सिद्धांत हमें आज देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इसमें आता है आपका प्रबंध का शास्त्रीय सिद्धांत, जो कि 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 20वीं में आते-आते इसने जड़ पकड़ ली, हालाँकि आज तो ये गायब हो चुका है। ये सिद्धांत संगठन संरचना और उसके प्रबंध पे केंद्रित है। मतलब क्या है कि संगठन की जो संरचना है किस तरह की होगी, कितने-कितने में डिपार्टमेंट वहाँ बाँटे जाएँगे, विभाग बाँटे जाएँगे यहाँ पर। मतलब जैसे हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में कितने डिपार्टमेंट होंगे, कोई बना रहा है, मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है, वहाँ बिस्किट बन रहे हैं, तो कोई क्या कर रहा है, आटा गुँदवा रहा है वहाँ पर मशीन से खड़े होकर। कोई वहाँ पे क्या है जो बेकिंग हो रही वहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई वहाँ पे जो कन्वेयर बेल्ट बनी होती है इसमें चेकिंग करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि ये चीज़ बनी सही नहीं सही, वो है, कोई पैकिंग करने में लगा पड़ा है यहाँ पर। और तो ये चीज़ यहाँ पे इस एक तो इस तरह से हो गई। एक यहाँ पर ये है कि कंपनी में क्या है, एक सिस्टम होगा कि भैया यहाँ पे जो है सीईओ होगा, जो कंपनी की विस्तार की प्लानिंग बनाएगा। यहाँ पर कि पैसा कहाँ से डालना है, कितना पैसा खर्च करना है। फिर ये इनसे कहेगा भैया तुम ये प्रोडक्ट बनाओ, तुम ये प्रोडक्ट बनाओ और तुम ये वाला प्रोडक्ट बनाओ यहाँ पर। ये चीज़ होगी यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या है, तुम प्रोडक्ट को बना लो फिलहाल, मान लो इसको तुम बेच दो, तुम इसका क्या है एडवर्टाइजमेंट करवा लो। तो यहाँ पर क्या है, ये कंपनी का क्या कहलाएगा, हमारा संगठन कहलाएगा यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि प्रबंधन पर और संगठन पर केंद्रित होता है। प्रबंधन जो है संगठन से जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर। कि सिद्धांत कर्मचारी प्रबंध में संगठन को एक मशीन के रूप में और कर्मचारी को मशीन के अंग के रूप में देखता है। मतलब जो इंसान है, इंसान तो है ही नहीं, मशीन है यहाँ पर, मशीन का एक पार्ट हो जाता है इंसान। जितना चाहो उसको घिस दो यहाँ पर। ये सिद्धांत संगठन में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के विभाजन और उनकी विशेषज्ञता, केंद्रीय प्राधिकरण, विवेकशील आर्थिक विचार यानी कि लालच देने पर जोर देता है। अब समझिए क्या बात है। ये सिद्धांत जो है ये कहता है कि किसी भी विभाग में, कंपनी में, संगठन में आपको क्या करना चाहिए, जो कर्मचारी हैं उनका उनको बाँट देना चाहिए। जो काम उनके जो अलग-अलग काम होते हैं कंपनी में, उनके हिसाब से उनको बाँट दो आप, कि एक आदमी को यही काम दे दिया, एक काम आदमी को ये काम दे दिया। किस आधार पे दिया? उनकी जो विशेषज्ञता है यहाँ पे, कि उनको क्या काम करना आता है, कितना अनुभव है उनमें, कितना कौशल है यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पे, केंद्रीय प्राधिकरण, जो ये बताया मैंने अभी आपको, बार-बार समझा रहा हूँ मैं आपको। इसे बोलते हैं केंद्रीय जो प्राधिकरण बोलते हैं इसको, यहाँ पर आगे बाँट देंगे इसको हम आगे। मतलब क्या है, केंद्र में कौन हो गया, सीईई हो गया। यहाँ पर क्या है, आपके जो लेबर हो गई वो यहाँ पर हो गई। ये इसको ये देगा इसको निर्देश, ये देगा इनको निर्देश, ये जवाबदेही हो जाएगी इनकी इससे, इनकी हो जाएगी इससे यहाँ पर। इससे क्या होगा कि जो हम कह रहे हैं ना, जो प्राधिकरण है वो केंद्रित हो जाएगा यहाँ पर। फिर आता है विवेकशील आर्थिक विचार। मतलब क्या है कि जो काम करने वाले हैं उनको हम क्या दें, महीने में कुछ बोनस दे डालें यहाँ पर। उनको छुट्टी मिल जाए तो छुट्टी के पैसे थोड़ा बहुत काटे ना, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे ये चीज़ कर लें, या फिर ऐसा हो कि होली आए, दिवाली आए, त्योहार पे उनको क्या मिल जाए, बोनस रिवार्ड वगैरह मिल जाया करे, इंसेंटिव मिल जाए यहाँ पर। तो ये चीज़ क्या कहती है, इस पे जोर देती है। मगर जो इंसान की भावनाएँ होती हैं ना, उसको भूल जाती है यहाँ पे। बस सिर्फ ये देखती है कि शारीरिक क्षमता इंसान के अंदर है, उसको पैसा चाहिए कमाने की, नहीं है तो उससे काम करवा लो यहाँ पर। इंसान का मन कैसा है, जब काम करने इंसान के बैठता है तो मूड खराब होता है उसका। भावनाएँ कैसी हैं, कभी कोई बीमार पड़ा है, कोई मर गया है वहाँ पर, तो वो उदास है, तो वो काम नहीं कर पाएगा, उसको कोई नहीं देखता है यहाँ पर। ये सिर्फ़ काम को देखता है बस यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, मनुष्य सिर्फ़ जो उत्पादन जो मात्र है, जो उत्पादन है, उसका सिर्फ़ साधन बन के रह जाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, इस पर जोर दिया था। मतलब कार्यकुशलता बढ़ जाए तो काम बढ़ जाएगा हमारा, यहाँ पर ट्रेनिंग देने के चक्कर में लगे रहते हैं ये। इसमें 3 हिस्सा बताए गए हैं यहाँ पे। पहला तो जो है व्यावसायिक मालिक होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो मालिक है कंपनी का,
ये एक आदमी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक है तो वो ओनर है, सीधी बात है। ज़्यादा हैं तो कहलाएँगे यहाँ पर शेयर होल्डर यहाँ पर। ये अलग-अलग मिलके शेयर होल्डर बन जाते हैं। इन्हीं के अंदर कई बार जो सीईओ होता है वो भी इनका हिस्सा होता है, कई बार अलग भी हो सकता है यहाँ पर। छोटी कंपनी है तो सीईओ भी सेम बन जाएगा, बड़ी कंपनी है तो भाई सीईओ को वो हायर करते हैं अलग से। फिर इसमें जो ये मालिक होते हैं, इनमें क्या है, कोई एक आदमी शेयर होल्डर है और फिर बनता है इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि तय करता है कंपनी के असली मकसद को, कि क्या मकसद है कंपनी का, हम क्या चीज़ बनाएँगे, क्या सेवाएँ देंगे हम यहाँ पर। कभी आप देखते होंगे टीवी सीरियल, तो उसमें तो अक्सर वो दिखाते हैं कि जो आदमी होता है वो दलाली करता है वो। मतलब जो रियल एस्टेट होता है, बिल्डिंग वगैरह बनवाने का काम करते हैं, प्रॉपर डीलर होते हैं। यहाँ से बिल्डिंग उठाई, वहाँ बेच डाली, बनवा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहता है उनको बस, बिल्डिंग का खाका दिखाते हैं वो। तो वो जो लोग बैठे हुए होते हैं ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और उसी के अंदर का हिस्सा होता है सीईओ। मतलब ये लोग बनाते हैं प्लानिंग, फिर काम देते हैं किसको, शीर्ष स्तर प्रबंधन को, यानी कि सीईओ को, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को यहाँ पर। फिर ये देता है एक, इनको काम देता है यहाँ पे मध्य यानी पर्यवेक्षकों को यहाँ पर, कि भाई तुम्हें ये वाला काम करवाना है इन लोगों से जो कर्मचारी हैं हमारे। फिर जो कर्मचारी आते हैं इनसे चारों से काम करवाया जाता है, यहाँ पे इनको खींचा जाता है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे जो बताया मैंने आपको कि इनके सिद्धांत जो है यहाँ पर प्रबंध के कई विचारधाराएं हैं, तो उनकी कई शाखाएं भी हैं। जो शास्त्रीय सिद्धांत है, इसकी तीन मुख्य शाखाएं हैं यहाँ पर। पहली शाखा जो है यहाँ पे फ्रेडरिक टेलर की, यहाँ पर ये है वैज्ञानिक। फिर आती है हेनरी फेयोल की, जो कि यहाँ की प्रशासनिक। फिर आती है आपकी मैक्स वेबर की, जो कि आपकी है नौकरशाही वाली, ब्यूरोक्रेसी वाली। तो तीनों ने अपने सिद्धांत दिए हैं और तीनों तीनों जो हैं ये प्रवक्ता हैं इनके, मतलब इन्होंने ही इसको स्थापित किया है यहाँ पर। उनमें से प्रत्येक ने संगठनात्मक प्रबंध के विशिष्ट सिद्धांतों और तरीकों पर प्रकाश डाला, जिसके आधार पर शास्त्रीय सिद्धांत को तीन प्रमुख शाखाओं में आमतौर पे बांटा जा सकता है। यहाँ पे मतलब समझा जा सकता है कौन कौन सी। यहाँ पे पहली वैज्ञानिक, फ्रेडरिक टेलर वाली, जनक भी इसकी यहीं पर ये है। इसका जोर किस बात के ऊपर होता है, किस बात पे ये बात करती है, इसमें क्या है, विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के सबसे प्रभावी तरीकों की जांच करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का और अनुभवि जो अनुसंधान है उस पर ये केंद्रित है। अब वैज्ञानिक तो देखा, मतलब यहाँ पे क्या है, हमने ये देखा कंपनी के अंदर 10 आदमी काम कर रहे हैं, उनको काम पे लगा दो नॉर्मली और जांच करते रहो कितना काम वो करते हैं। मतलब टाइमिंग फिक्स कर लो, 10 घंटे तुम उनको उससे काम करवाना है, या वो मान लीजिए 8 घंटे काम करते हैं, तो वो कितना काम कर पाते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि वो कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो 10 आदमी जो है एक दिन के अंदर 100 पीस बनाते हैं, मतलब एक आदमी का 10 पीस बन गया एक दिन में। उनको हम देते हैं छुट्टी आधे घंटे की। अब यहाँ पर क्या करिए, जो लोग काम कर रहे हैं ना, जो सुपरवाइजर है वहां जाएगा, उनसे बातचीत करता रहेगा, मतलब मेल जोल बढ़ाएगा, उनसे दोस्ती बनाएगा, पूछेगा तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें चाय चाहिए, पानी चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और जो छुट्टी का टाइम है, जो मतलब जो गैप बीच में मिलती है उनको, आधा घंटा खाने पीने का, उसको 1 घंटा कर दो, उनकी थोड़ी सैलरी बढ़ा दो यहाँ पर। फिर देखो वो काम बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते, तो ये तरीका होता है वैज्ञानिक तरीका। फिर से हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे अनुभविक वो अनुसंधान। फिर इसके आधार पर जो संगठन है यहाँ पर, उसमें बदलाव किए जाने चाहिए। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी कौशल के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार जो है नौकरी को देना चाहिए, जिससे जो उत्पादन है वो बढ़ता है। बता रखा है मैंने आपको, इसमें ये चीज होती है यहाँ पे, इसको जो काम करना आता है उसको वो काम दो, उसके अलावा दूसरा काम मत कराओ, उससे वो काम खराब कर देगा। फिर क्या है यहाँ पे, कार्य प्रवाह, प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच पदानुक्रमित विभाजित किया जाना चाहिए यहाँ पर। मतलब स्केलर चेन वही वाला हिसाब यहाँ पर, फिर नीचे जो होता है वही चीज यहाँ पर, इसको कहा गया प्रबंधक मुख्य कौन है, फिर सीईओ, फिर इसके नीचे वाला हिसाब है। जो प्रबंधक है वो आता है रणनीति, कर्मचारी जो शिक्षक जो होते हैं उनको प्रशिक्षित करवाते हैं, यहाँ पर काम सिखवाता है, उनको काम पे लगाता है। फिर आता है आपका प्रशासनिक। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, कि शास्त्रीय सिद्धांत की प्रशासनिक शाखा के प्रमुख सिद्धांतकार है वो हेनरी फेयोल है, जो कि फ्रांसीसी उद्योगपति थे। प्रशासनिक प्रबंध का लक्ष्य उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करके संगठनात्मक उत्पादन में सुधार करना है, जिनका उपयोग प्रबंधक आंतरिक प्रक्रियाओं को एक साथ करने में करते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं हमें, उनके करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे जो उत्पादन है उसमें सुधार हो। मतलब जो काम हो रहा है बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, और उससे क्या होगा, फिर भैया आमदनी होगी। इसके जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनको देखना पड़ेगा और साथ में लोगों से काम करवाया जाएगा। फिर इनका मानना था कि प्रबंधकीय सिद्धांत संगठन में दक्षता बढ़ाने की कुंजी है।
इसलिए ये शाखा व्यक्तिगत कार्यकर्ता दक्षता की बजाय प्रबंधकीय प्रदर्शन को बढ़ावा देती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी एक की जो दक्षता है उसको ना बढ़ाया जाए, सबकी जो दक्षता जो है कंपनी के अंदर उसको बढ़ाया जाए। यहाँ पे से क्या है जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। फिर आता है आपका नौकरशाही वाला। इसमें कौन है प्रवर्तक, इसके जनक कौन है, मैक्स वेबर है। इस शाखा का अनुसार क्या कहा गया है इसके अंदर, भाई ये एक आदर्श संगठन या नौकरशाही में स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों और विनियमित प्रबंध की एक पदानुक्रम संरचना होती है। वही वाली चीज जो स्केलर चेन होती है वो लिखी भी होनी चाहिए, जो कानून हो वो लिखे भी होने चाहिए बिल्कुल, कि ये जो कानून है वो बिल्कुल सख्ती इनको मानना पड़ेगा और इस हिसाब से काम किया जाएगा यहाँ पर। कुछ कंपनियों में ऐसा वाकई में होता भी है, आज के टाइम में भी बनिए तो ऐसे ही करते हैं ज्यादातर। श्रम विभाजित होता है और जो कर्मचारी हैं, प्रबंधक हैं, उनके बीच क्या होता है, श्रेणीबद्ध संबंध स्थापित होता है। वही चीज प्रबंधक यहाँ पे सीईओ हो गया या फिर कर्मचारी इसके अंडर आ गए, नीचे जो लोग होंगे उसके अंदर काम करते हैं। ये पूरे संगठन में व्यवस्था और एकरूपता सुनिश्चित करता है, जिससे एक विशेष कार्यबल तैयार होता है, व्यवस्था स्थापित होती है और एकरूपता बनती है। मतलब हर इंसान अपना अलग अलग तो काम कर रहा है, मगर वो काम कर रहे हैं एक मकसद के लिए, वो है उनका सामूहिक उद्देश्य, मतलब पैसा कमाना। ये हो गया हमारा यहाँ पर इनका जो सिद्धांत का जो रूप है, ठीक है, जो कि सॉरी जो इनकी शाखाएं थी। अब बात करें इनके स्तंभ क्या है जो खास है, मतलब जो इनके सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के जो सिद्धांत हैं यहाँ पर, पहला सिद्धांत यहाँ पर क्या है कि श्रम का विभाजन होना चाहिए। जो काम है, जिस आदमी को जो काम करना आता है उसको वो काम दिया जाए यहाँ पर, और जिस मतलब जो कौशल हो उसका, जिसको स्किल आती हो यहाँ पर, जितना उसको एक्सपीरियंस अनुभव हो यहाँ पर, उसके हिसाब से वही काम दिया चाहिए। पहले चेक करो कि आप जॉब कौन सी निकाल रहे हो, फिर उसके ऐसे जो जो हम कहते हैं कि भाई चीजें चाहिए होती हैं यहाँ पर, वो लिख दो कि भैया आपके अंदर ये वाली क्वालिटीज होनी चाहिए, फिर हमको जॉब पे लगा लेंगे हम। तो उसके हिसाब से लगाया जाए, फिर जो काम जिसको आता है उसके काम पे लगाओ, उसकी एक जगह निश्चित कर दो कि तुम्हें यहीं पे काम करना है और तुम्हें इतना काम करना है। इससे क्या होगा, आपका जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। जब आप कर डालोगे के विभाजन, अब यहाँ पर मान लो हमने 100 लोग इकट्ठे यहाँ पे कर दिए, 100 लोग इकट्ठे यहाँ पे कर दिए, 100 लोग इकट्ठे यहाँ कर दिए, तो ये क्या हो गया, अपने आप ही एक क्या बन गया यहाँ पे, विभाग। फिर इसका जो मुखिया उसको यहाँ पे क्या कर डालो, यहाँ पे चुन लो यहाँ पर। अब ये जो मुखिया बन जाएंगे जी, ये जाएंगे किस पे, एक मिनट को, ये सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया, कर्मचारी का समूह हो गया, ये हो गया आपका एक और, एक ही हो गया आपका मुख्य, तीन मुखिया यहाँ पर हमारे हो गए। ये जो तीन मुखिया हैं ये किसको जवाब देंगे, यहाँ पर हमारे जो सीईओ होते हैं उनको। अब यहाँ पर क्या है, इन तीनों के बीच यहाँ पे समन्वय आपस के अंदर स्थापित हो गया। अब यहाँ पर ये है कि इसने कोई माल बनाया तो इसको चाहिए कि उस माल को बिकवाए वहां पर वो। अब ये प्रमोशन कर रहा है बेचारा, ये बेच नहीं रहा, तो गड़बड़ है इसमें भी। तो यहाँ पर क्या है कि समन्वय स्थापित हो, समन्वय ऐसे भी और ऐसे भी स्थापित हो यहाँ पर। फिर है आदिश, आदिश और कार्यात्मक क्रियाएं, स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस। वही चीज जो यहाँ से काम चलेगा उसके बारे में ये चीज कही गई है। फिर आता है आपका संरचना, की जो संरचना होनी चाहिए, निश्चित संरचना यहाँ पे होनी चाहिए पहले से। नियंत्रण का दायरा होना चाहिए, जो सीईओ है उसका दायरा विस्तृत होना चाहिए यहाँ पर। अब इसके जो लाभ है वो देखते हैं हम यहाँ पे। प्रबंध के शास्त्रीय सिद्धांत ने दशकों में उत्पादन में वृद्धि, बढ़ी हुई दक्षता और सुव्यवस्थित कार्य प्रवाह के मामले में संगठन को लाभान्वित किया है, मतलब फायदा बचाया है। जब हमने इन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया इनके, तो इससे क्या हुआ, हमारा बड़ा फायदा हुआ है, आमदनी हुई है। श्रम विभाजन कर्मचारियों को उनकी विशेषता के भीतर संचालन के एक विशेष क्षेत्र पे का ध्यान केंद्रित करने में मदद जो है वो है अनुमति देता है यहाँ पे। मतलब क्या है कि जब हमने काम बांट दिया तो उससे क्या हो, जो इंसान है वो अपने काम पे ध्यान देगा यहाँ पर। फिर आता है आपका पदानुक्रमिक संरचना का, वो संरचना एक संगठन के भीतर स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखती है। जो हमने कहा ना स्केलर चेन जो यहाँ बनी हुई है, उसमें क्या होता है, हर इंसान जानता है कि उसको क्या काम करना है, जो उसकी भूमिका होगी, जो उसकी जिम्मेदारियां होंगी, वो जानता है, अपने उस वजह से वो काम करेगा। बेहतर वेतन होना चाहिए यहाँ पर। नियमित प्रोत्साहन, मतलब यहाँ पे क्या है, रिवार्ड मिल जाए, यहाँ के मतलब क्या है कि भाई तोहफे मिल जाए साल के अंदर का बार, वो चीज़ जो यहाँ पर होगी, इससे क्या हो, जो कर्मचारी है वो अच्छे से काम करेगा। इसकी जो आलोचना किस आधार पर की जाती है वो देख लेते हैं हम। इसमें क्या है कि जो मानवीय संबंध है, कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं और टीम वर्क की जो अपेक्षा है वो की गई है। मतलब कोई मेल मिलाप नहीं है, इंसान तो इंसान है नहीं, मशीन है यहाँ पर वो बात। और जो इनकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, मतलब क्या,
मेल जोल बढ़े, प्यार मोहब्बत से इंसान रहे, दोस्ती हो, काम हो, फिर भी मजाक चलता रहे वहां पर, थोड़ा बहुत काम भी हो, मजाक भी हो, हंसी कूद भी हो, उसको छोड़ता है कि सिर्फ काम करो यहाँ पर ये। अधिकांश शास्त्रीय सिद्धांतकार किसी संगठन को एक बंद प्रणाली के रूप में देखते हैं जिसका उसके पर्यावरण का कोई संपर्क नहीं होता, मतलब जो बाहर जो पर्यावरण है उससे कोई, उसका जो माहौल है उससे कोई लेन देन नहीं। बाहर क्या हो रहा है, बाहर में जाए, अपना काम बने, खत्म बात। इसमें क्या किया गया है यहाँ पर, कि संरचना जो होती है और तकनीक होती है उस पर जोर दिया गया है यहाँ पर। फिर है संगठन की संरचना और काम काज की जटिलताओं से निपटने में अपर्याप्त है यहाँ पर। कोई गड़बड़ काम करते हो जाए तो उसको ये निपटा नहीं सकती अचानक से बेचारा, क्योंकि पहले आपको करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करो, फिर देखो क्या होता है क्या नहीं। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई पहली वाली। इसके बाद जो ये विचार तो सॉरी जो धाराएं हैं अलग अलग, इसमें आपकी पहले है साइंटिफिक, जो है आपकी वैज्ञानिक, इस पे मैंने पहले बना दी है वीडियो। टाइलर की बनाई मैंने वीडियो, फिर बनाई है मैंने आपकी वीडियो, क्या कहते हैं, फैयोल की, जो कि प्रशासनिक वाली है, बना चुका हूँ। अब बचती है मैक्स लगी, वो मैं अपलोड कर दूंगा आधे घंटे या फिर कल सुबह तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं, ठीक है।